हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। आज फिर हम हाजिर हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स लेके डेली का डोज 8 मई के नाम से। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के क्विज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हल्के लड़ाकू विमान तेजस, आप नाम सुने होंगे तेजस विमान का। एलसीए जिसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। ये एचएएल का प्रोडक्ट था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम सोल्व करते हैं। इसमें ऑप्शंस जो आपके सामने हैं स्क्रीन पे, वो पहला है राहुल सचदेवा, दूसरा है मानस बिहारी वर्मा, तीसरा है नंबी नारायण और चौथा है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो आप गेस कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। आपके पास 5 सेकेंड हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, और वो पद्मश्री से भी सम्मानित थे। तो चलिए मैं आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा मानस बिहारी वर्मा। इन्होंने तेजस लड़ाकू विमान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, और ये पद्मश्री से भी सम्मानित थे। ये देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का 4 मई को निधन हो गया। डीआरडीओ बेंगलुरु में रक्षा वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत थे मानस बिहारी वर्मा, और ये पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सहयोगी भी रह चुके हैं। लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में डॉक्टर वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने डीआरडीओ में 35 वर्षों तक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवा दी थी, और इसके फलस्वरूप देश के पहले हल्के लड़ाकू विमान जो हमें तेजस के रूप में प्राप्त हुआ था, उसमें बहुत सारा श्रेय, अहम भूमिका निभाने वाले कौन थे? डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। यूके स्थित, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम स्थित, ब्रिटेन में स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 2021-22 के लिए अपने पहले के 11% के अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये सब रेटिंग एजेंसियाँ हैं जो फॉरेन की हैं। ये यूके की है कौन सी रेटिंग एजेंसी? बार्कलेज। ऐसे ही आपने मूडीज़ का नाम सुना होगा, और भी क्राइसिल हैं। बहुत सारी रेटिंग एजेंसियां हैं जो समय समय पर एक फिनेंशियल ईयर में विभिन्न देशों के जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पे भारत के जीडीपी विकास दर का अनुमान बार्कलेज द्वारा 2021-22 में क्या लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 9%, दूसरा 7%, तीसरा 10% और चौथा 5%। तो आप इसमें उत्तर देने का प्रयास करें। आपके पास 5 सेकंड हैं। देखिए मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा 10%। बार्कलेज ने भारत के जीडीपी अनुमान फिनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 10% का अनुमान लगाया है, जो पूर्व में उसका अनुमान कितना था? 11%। इसका अर्थ ये हुआ कि 1% कमतर आंका गया है। ये जाहिर सी बात है कि अभी पूरा विश्व इस कोरोना महामारी के चपेट में है, और सारी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं लगभग शिथिल पड़ चुकी है। तो इसमें विकास दर का नीचे होना एक जाहिर सी बात है। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 2021-22 के फिनेंशियल ईयर के लिए अपने पहले के 11% के अनुमान से घटाकर 10% कर दिया है। इसके अलावा बार्कलेज ने वित्तीय वर्ष 2021 में अर्थव्यवस्था के 7.6% के संकुचन का अनुमान लगाया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कोविड-19 जो 2019 में आया, वो 2020 में अपना बड़ा रूप सबके पूरे विश्व के सामने आया, जिससे विकास दर सारे देश की अर्थव्यवस्थाएं एक तरह से चरमरा सी गई, और वो 2021 में भी बदस्तूर जारी है। तो इसमें इकोनॉमिकल स्लो डाउन होना जाहिर सी बात है, और इसका दंश सभी देश, विश्व के सभी देश झेल रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं जीत दर्ज की है, 97th विक्ट्री। ग्रैंड प्रिक्स इस वर्ड से आप वाकिफ होंगे, जो फार्मूला रेसिंग के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन है डेनियल रिकार्डो, दूसरा ऑप्शन है सेबेस्टियन वीटल, तीसरा ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन और चौथा ऑप्शन है फर्नांडो अलोंसो। तो आप इसमें गेस करें कि कौन सा आंसर सही होगा। वह जिसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर, वह खिलाड़ी, वह रेसर जो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपना 97th विक्ट्री दर्ज किया है। इसमें आंसर क्या होगा आप बताओ, आपके पास 5 सेकंड हैं। इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। ये काफ़ी जाना माना नाम है फार्मूला रेसिंग की दुनिया में, और इसे स्पॉन्सर करने वाली जो कंपनी है वो है कौन सी? पेट्रोनॉस। पेट्रोनॉस एक कंपनी है जो ऑयल की कंपनी है, जो सभी खिलाड़ियों को कोई ना कोई कंपनी इंडोर्स करती है और उन्हें स्पॉन्सर करती है। तो इसमें आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। चलिए एक बार हम व्याख्या देख लें इसकी। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि लुइस हैमिल्टन जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया है, जिन्होंने अपनी 97th विक्ट्री दर्ज की है, वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो आप ये याद रखना कि वे ब्रिटिश हैं, वो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। जो वर्तमान में किस टीम के लिए रेसिंग करते हैं? मैक्लारेन मर्सिडीज़। मर्सिडीज़ का नाम सुना होगा आपने, जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, वही रेसिंग फार्मूला 1 को भी स्पॉन्सर करती हैं बहुत सारी कंपनियां। तो ये मर्सिडीज़ टीम के लिए रेसिंग करते हैं और फार्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन हैं। लुइस हैमिल्टन का नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने 97th विक्ट्री दर्ज की है, और किसमें? पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स में। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये एक ब्रिटिश ड्राइवर है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, किस देश ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चीन और चौथा है रसिया। अब आप इसमें गेस करो, भारत को P-81 पेट्रोल विमान, इस विमान का क्या नाम है? P-81 पेट्रोल विमान। अब इसमें आप गेस करो वो कौन सा देश है जिसने P-81 पेट्रोल विमान भारत को बेचने के लिए मंजूरी दी है। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने P-81 विमान कहाँ से, किस देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। और ये किसको बेच रहा है? भारत को बेच रहा है, जो एक पेट्रोल विमान है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या की तरफ हम बढ़ते हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। P-81 विमान किस प्रकार का है? ये पेट्रोल शब्द, आप जब इसमें पेट्रोल विमान इसे क्यों कहा जाता है? जैसे कि आप देखते होंगे पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम होती है, ठीक है, जो दौरा करने का, निगरानी करने का, उसी तरह का ये पेट्रोल वर्ड है। तो ये P-81 लंबी दूरी का गश्ती विमान है। इसका निर्माण किसने किया है? बोइंग कंपनी ने किया है। और इसे किसके लिए डेडिकेट किया गया है? भारतीय नौसेना के लिए। और बोइंग कंपनी किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है। ये आपको याद रखना है कि बोइंग कंपनी किस देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। ये भी एक फैक्ट बनता है। यह P-8A पोसाइडन का एक वेरिएंट है। इससे पहले जो विमान का डिज़ाइन किया गया था बोइंग कंपनी के द्वारा, वो P-8A पोसाइडन नाम का एक वेरिएंट था, जो अब P-81 नाम से पेट्रोलिंग विमान बना रहा है। पोसाइडन का उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। P-81 समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी युद्ध, टोही मिशन और निगरानी करने में सक्षम है। अब इसकी खूबियों से जाहिर सी बात है कि इसे भारतीय नौसेना में शामिल करने पर हमारी क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। हम समुद्र पे राज करेंगे एक तरह से। और इसके बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे कि ये समुद्र में पेट्रोलिंग करने के लिए काम में आएगा। पनडुब्बी रोधी युद्ध, जैसे कि पनडुब्बियां जो होती हैं, जो
एक मिसाइल पनडुब्बी, अलग अलग तरह की पनडुब्बी है जो पानी के नीचे तैनात होती है, टूही मिशंस वगैरह के लिए ये निगरानी करने में सक्षम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला एजुकार्ट, दूसरा अनअकैडमी, तीसरा टॉपर और चौथा बायजूस। आप इस नाम से वाकिफ होंगे, ये चारों नाम जो आपके स्क्रीन पे है ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुहैया कराती हैं, जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप पढ़ते हो। जैसे अभी जब से डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट आया तब से ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग का पैटर्न काफ़ी फला फूला है। तो हमारा प्रश्न ये है कि टाइम पत्रिका एक प्रतिष्ठित पत्रिका है जिसमें 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची तैयार की गई है। तो 2021 में इसमें किसको, कौन से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को सबसे प्रभावशाली 100 में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर आप बताओ, आपके पास 5 सेकंड है। इसका आंसर है बायजूस। बायजूस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इंडिया में, ये काफ़ी जाना पहचाना नाम है। ये समय समय पे विभिन्न प्रतियोगिताओं को भी स्पॉन्सर करती है, आपने देखा होगा। तो इसके व्याख्या की ओर हम बढ़ते हैं। इसका आंसर है बायजूस। दो भारतीय फर्मों रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस को टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया की दो फर्म है, एक रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म है और एक ई लर्निंग स्टार्टअप जिसका नाम क्या है, बायजूस, जिसे टाइम पत्रिका के वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि भविष्य को आकार देने वाली ये कंपनियां पहली बार 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के तौर पर इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। बायजूस कंपनी को डिस्क सब्सक्राइब कैटेगरी में और जियो प्लेटफॉर्म्स को इनोवेटर्स कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत के दो फर्म्स हैं जो टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में स्थान बना पाए हैं। पहला है रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स और दूसरा ई लर्निंग स्टार्टअप है बायजूस। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली निम्नलिखित में से किस यात्रा पर रोक लगा दी है। देखिए, ये वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से हमारी दैनिक दिनचर्या और गतिविधियों में लगाम आ चुका है। हम कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते, जैसे कि आम दिनों हम करते हैं, हवाई जहाज़ से यात्रा नहीं कर सकते देश विदेश। हम अपने देश में इंटरकनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका संक्रमण बढ़ने का, फैलने का डर होता है। तो उत्तराखंड सरकार हाल ही में कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन निम्नलिखित में से किस यात्रा पर रोक लगा दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला है केदारनाथ यात्रा, दूसरा है चार धाम यात्रा, तीसरा है वैष्णो देवी यात्रा और चौथा है अमरनाथ यात्रा। तो उत्तराखंड से रिलेटेड है, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं, आप थोड़ा सा सोचें कि ये कौन सी यात्रा होगी। देखिए, इसमें जिस यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है वो है चार धाम की यात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका व्याख्या हम देखते हैं। चार धाम यात्रा, ये चार धाम जो वर्ड आप सुनते हो, ये काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि सभी चार धाम की यात्रा करते हैं। हमारे पुरखों भी चार धाम की यात्रा करते थे और इसे माना जाता था कि अपने लाइफ टाइम में आपने चार धाम की यात्रा नहीं किया तो आप एक क्या कहते हैं, जैसे कि आप इस तरह के पवित्र स्थलों का दर्शन करना बहुत ही अपने लाइफ में एक अचीवमेंट माना जाता है। तो उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। उन्होंने कोविड के मामलों को देखते हुए चार धाम की यात्रा को स्थगित कर दी। चार धाम से तात्पर्य है, आपने सुना भी होगा, आपको पता भी होगा, चार धाम अर्थात चार धाम होंगे। तो इसमें चारों को, किन किन चारों को इंक्लूड किया जाता है? तो इसमें पहला है केदारनाथ, दूसरा बद्रीनाथ, तीसरा गंगोत्री और चौथा यमुनोत्री। ये
एक हिंदू धर्म में माने जाने वाली पवित्र स्थल है जिसे चार धाम की यात्रा के द्वारा संपन्न किया जाता है। केवल इसमें इजाज़त दी गई है कि इसको पुजारियों को सिर्फ वो पूजा कर सकते हैं और पूरे देश के लोगों के लिए अभी इस यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्नलिखित में से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है। देखिए, जैसे कि हम अभी वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं है, चरमरा सी गई है, तो इसमें आरबीआई जो शीर्ष मॉनेटरी संस्था है वो देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए अभी जो सबसे प्रायोरिटी बेस पे जो काम हमें करना है वो स्वास्थ्य सेक्टर में करना है। स्वास्थ्य सुविधाओं को एक उच्च कोटि का बनाना है और उसे सक्षम बनाना है कि इस महामारी से लड़ सके। तो आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं कर्ज देने की भारत सरकार को। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है 20,000 करोड़ रुपए, दूसरा है 50,000 करोड़ रुपए, तीसरा है 30,000 करोड़ रुपए और चौथा है 90,000 करोड़ रुपए। अब आप इसमें बताओ कितने रुपए की आवंटन की गई है आरबीआई के द्वारा। तो इसका आंसर है दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए। इसका आंसर क्या होगा? 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए। देखिए, हम व्याख्या देखते हैं इसकी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2022 तक कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। लिक्विडिटी सुविधा का मतलब ये होता है कि एक तरल ऋण होता है जिसमें काफ़ी उसमें सुविधा दी जाती है। कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको एक टाइम बॉन्ड ही, इन चीज़ों पे कोई हाई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। इसके जरिए बैंक रेपो रेट पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट, निर्यातकों को आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त अस्पतालों, हेल्थ वर्कर्स, प्रोवाइडर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। इस नए कर्ज का जो समय सीमा है वह 3 साल तक होगी और यह रेपो रेट के आधार पर मिलेगा। तो दोस्तों हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की? इबोला का नाम आपने सुना होगा। काफ़ी समय पहले भारत में भी इसका संक्रमण देखा गया था। इबोला एक तरह से आप समझो तो ये दूषित जल या दूषित खाने से एक इन्फेक्शन होता है जो इबोला एक बीमारी है। तो वह कौन सा देश है जिसमें इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। पहला ऑप्शन है रवांडा, दूसरा केन्या, तीसरा घाना और चौथा कांगो। तो दोस्तों आप गेस कीजिए कौन सा सही आंसर है। तो इसमें सही आंसर है कांगो। कांगो एक अफ्रीकी देश है जहाँ पे इबोला के 12th एडिशन को अंत करने की घोषणा की गई है। अब हम व्याख्या देखते हैं इसके। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की। इबोला के कारण उत्तरी कीवू के पूर्वी प्रांत में 6 लोगों की मौत हो गई थी। वर्तमान में इबोला प्रकोप आनुवंशिक रूप से उस प्रकोप से जुड़ा था जो 2018-20 में हुआ था। और भी जो देश हैं अफ्रीका के, जैसे गिनी है, ये भी इबोला महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी उनका लड़ाई जारी है। इबोला वायरस की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1976 में, 1976 में। 1976 में इबोला वायरस प्रकाश में आया और हम इससे वाकिफ हुए। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला का प्रकोप 2014-16 से ही देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसमें याद रखेंगे कि वह कौन सा देश है। तो वह कांगो है जो इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। एक अफ्रीकी कंट्री है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई बैंक पे कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 2 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए, तीसरा है 3 करोड़ रुपए और चौथा है 5 करोड़ रुपए। तो आप गेस करें। ये एक आंकड़ा है, इसे आप याद रखो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे वनडे एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है, आईएएस पीसीएस में इससे क्वेश्चंस नहीं के बराबर ही बनेंगे।
लेकिन वनडे एग्जाम में इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि वह कौन सा बैंक है जिस पे जुर्माना लगाया गया है। तो आंसर देखते हैं। 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है किस बैंक पे? आईसीआईसीआई बैंक पे। और ये मामला क्या था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स पर अपने मास्टर सर्कुलर में संचालन के लिए निहित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। देखिए, आरबीआई एक शीर्ष मौद्रिक संस्था है हमारे देश की। ये विभिन्न बैंकों को कर्ज भी देती है, लेकिन इसका भी अपना एक पोर्टफोलियो है, एक नियम है जिसके उल्लंघन करने पे कोई भी बैंक अगर उसके नियम का उल्लंघन करता है, उससे अलग बिहेव करता है, किसी तरह का धोखाधड़ी करता है, तो उस पर भारतीय रिजर्व बैंक को पूरा हक होता है कि उसको फाइन करे, उस पर जुर्माना लगाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 10वां प्रश्न। विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा एक रोग है जो फेफड़ों से संबंधित रोग होता है, ये आपको पता भी होगा। तो इसके लिए विश्व अस्थमा दिवस मनाने का एक प्रावधान किया गया था, जो किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है हर साल मई के पहले सोमवार को। दूसरा ऑप्शन है हर साल मई के पहले मंगलवार को। तीसरा ऑप्शन है हर साल मई के पहले शुक्रवार को। चौथा ऑप्शन है हर साल मई के पहले शनिवार को। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि वो महीना कौन सा होता है, वो मई ही है, लेकिन आपको डे में कन्फ्यूजन हो सकता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप बताओ इसमें कौन सा डे है जो वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपका आंसर इसमें होगा हर साल मई के पहले मंगलवार को, ट्यूसडे को, मई का जो पहला मंगलवार हो उसमें विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और इस बार मई का पहला मंगलवार कौन सा तारीख है? 4 मई था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 4 मई को मनाया गया। यह दिन दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाता है। देखिए, कोई भी दिवस हम इसलिए मनाते हैं, जैसे कि रक्तदान दिवस हो गया, ये अस्थमा डे हो गया, तो हृदय दिवस हो गया, तो ये इन सब चीज़ों को मनाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि हम थोड़ा अवेयर हो सके, लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, जिससे वो इन चीज़ों का ध्यान रखे कि इस पर्टिकुलर बीमारी जिस डे को डेडिकेटेड है वो उसका संक्रमण हमारे बीच में फैलने से रुके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, और इस बार ये 4 मई को मनाया गया, और ये लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि हम जो क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं उससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे, और आपके आने वाले पेपर्स में आईएएस के पेपर्स हो या पीसीएस के पेपर्स हो या वनडे की तैयारी आप कर रहे हो, इन सब में समान रूप से लाभदायक होगा। करंट अफेयर्स के पेपर में, सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो उसे हम सेलेक्ट करके आपके समक्ष चर्चा करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सबसे ज़रूरी बात कि अभी जो माहौल पूरे विश्व में है, कोरोना की बीमारी के चपेट में हम आए हुए हैं, देश में काफ़ी स्थिति बहुत ही भयावह है, लेकिन इससे डरना नहीं है, हमें इसका डटकर मुकाबला करना है, और सारी सुविधाओं और सचेत होके इसका मुकाबला हम करेंगे। नियमित रूप से आपको हाथ धोना है, ठीक है फ्रेंड्स, और मास्क लगाना है, और बाहर जितना कम संभव हो सके, जितना कम से कम संभव हो सके आप घर से बाहर निकलो, क्योंकि जब तक इसके चेन को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक ये बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। तो घर पर ही रहें, कोरोना को हराना है, और ये हम कटिबद्ध हैं, और
ये हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी आपदा या विपदा के स्थिति में पूरे देश को एक साथ एक डिसिप्लिन्ड वे में बिहेव करना होता है। तो यहाँ हमें किसी तरह की लड़ाई नहीं करनी है, बस हमें अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं कल 10 क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मायने रखते हैं। तो इसी आशा के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।